हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राठौर में। आज फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट 4 टॉप 30 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं जनरल अवेयरनेस किसी भी कंपटीशन एग्जाम का मोहताज नहीं है, ये कहीं भी पूछे जा सकते हैं। आपका बीईओ, रेलवे, डीआरडीओ, सी टेट, सुपर टेट, अदरवाइज ऑल कंपटीशन, बैंक, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, एनसीएल। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही समझदार हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसमें मैं प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके आया हूं। तो आए आप और मैं बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाया नहीं, आपका सिर्फ टैलेंट चेक किया जाता है। क्योंकि आप पढ़ तो कहीं ना कहीं से लेते ही हैं, आप अपनी किताबों से, नोट से, यूट्यूब क्लासेस से, पर यहाँ पर ये सिर्फ चैनल आपके टैलेंट को चेक करने के लिए बनाया गया है। तो देखते हैं फ्रेंड्स आप लोग कितने क्वेश्चन सही करते हैं। टॉप 30 क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूँ और इनमें से देखते हैं कितने हमारे फ्रेंड्स जो है बहुत अच्छा करते हैं और नहीं करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सीख तो सकते ही हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर सीखने के लिए हम लोग आए हैं सभी। और फ्रेंड्स मैं पहले ही बता दूं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर पीडीएफ आपको चाहिए हो इसकी, तो आपकी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मैंने पीडीएफ दे दी है। और अगर पार्ट 1, 2, 3 आपको देखना हो तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाकर आसानी से देख सकते हैं फ्रेंड्स। नोट्स बना लीजिए अगर बनाने हैं आपको, अन्यथा आप याद भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सीधे हम क्वेश्चन पर चलते हैं, ज़्यादा समय ना बताते हुए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है और हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। आईएमएफ के अनुसार वर्ष 2008 के लिए भारत की प्रत्योजित विकास दर कितनी है? यस, आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मुद्रा फंड इसे बोलते हैं इंग्लिश में, शॉर्ट इंग्लिश में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, के अनुसार 2008 में भारत की प्रायोजित विकास दर कितनी थी? 6.9, 8.2, 9.1, 7.9। फटाफट स्पीड से आंसर दीजिए फ्रेंड्स, 3 सेकंड आपके पास है। इसका आंसर होगा आपका 7.9। कितना होगा? 7.9। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, 2019 से 20 में इसकी जो दर अब जो घट के रह गई है वो कितनी है आपकी? लगभग 7.3 से लेकर के 7.5% तक ही रह गई है इसकी घट के। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि कोरोना महामारी से काफ़ी नुकसान हो रहा है हमारे देश को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को सरप्लस फंड और डिविडेंड के रूप में कितने रुपए दिए जाने की घोषणा की है? बताइए फ्रेंड्स, ये डिविडेंड फंड के लिए भारत सरकार ने देने की घोषणा की है। बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा आपका 1.76 लाख करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड्स, इस रकम का मतलब 1.23 लाख करोड़ जो है वो आपका सरप्लस फंड को दिया जाएगा। बाकी का 52,637 करोड़ रुपए सरप्लस रिजर्व को ट्रांसफर करेगा। कितना? 52,667। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। बाकी आपका जो है 1.23 लाख जो है आपका सरप्लस फंड को दे दिया जाएगा, यानी इसे, और बाकी का इसे दे दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की बिमल जालान समिति ने संशोधित आर्थिक पूंजी नियम किस की हर कितने साल में समीक्षा करने की सिफारिश की है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष? बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। तो रिजर्व बैंक बिमल जालान ने जो दिया है वो आपका कितने वर्ष दिया गया है? फटाफट बताइए। 5 वर्ष इसका आंसर होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? 5 वर्ष तक के लिए इसमें संशोधित समिति में आरबीआई को दिया गया है। ठीक है, तालमेल बैठाने के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई नागपुर एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? बताइए। इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, अरुण जेटली, बाला साहब ठाकरे? तो इसका आंसर होगा बाला साहब ठाकरे, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ही इस समय आप लोग जानते होंगे शिवसेना के संस्थापक थे। कौन थे? शिवसेना के संस्थापक थे। और इस समय आप लोग जानते होंगे कि महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार चली, जिसके मुख्यमंत्री मिस्टर उद्धव ठाकरे जी है। कौन है? उद्धव ठाकरे जी। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम पे। नेक्स्ट अगला देखते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को करेंसी मैनिपुलेटर या मुद्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाला देश घोषित किया? तो वो कौन सा? चाइना। चाइना को छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया किसने? अमेरिका ने चाइना पर। ठीक है, अनुचित प्रतिस्पर्धा लाभ लेने के लिए ऐसा चाइना ने किया था, युआन से इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, तो ये अमेरिका ने इस पर आरोप लगाया है। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में किस राज्य में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई को लगभग 3600 साल पहले का ग्रामीण बस्ती का पता चला है? वह कौन सा राज्य भारत में? यस, 3600 साल पुराना जो है वहाँ पे उन्हें ग्रामीण बस्ती का पता चला, वो है उड़ीसा राज्य। कौन सा? उड़ीसा राज्य। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि प्रेजेंट टाइम में किस लड़ाकू विमान को उड़ाया था? उन्होंने तेजस विमान को उड़ाया था। किसे उड़ाया था? तेजस विमान को। आपको मालूम होगा एलसीए तेजस को उड़ाकर इतिहास रच दिया था किसने? हमारे रक्षा मंत्री मिस्टर राजनाथ सिंह ने। और ये लाइट कॉम्बैट एयर फाइट, ये एलसी ए की फुल फॉर्म होती है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है,
ठीक है, ऐसे वो पहले देश के बन चुके हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है और सबसे छोटा आपका कौन सा है? गोवा है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगला देखते हैं, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? बाबर तथा लोधी साम्राज्य, ब्रिटिश तथा बाबर, अकबर तथा हेमू, अकबर तथा मेवाड़ के राजा। तो इसका आंसर होगा बाबर तथा लोधी साम्राज्य। यानी कि आपने देखा होगा, काफ़ी पढ़ा होगा कि पानीपत की लड़ाई जो हुई थी वो आपकी कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को। कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को ये लड़ाई हुई थी और ये किसके? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच लड़ी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और प्रथम बार तुगलमा युद्ध नीति और तोप लेखों का उपयोग पानीपत के युद्ध में प्रथम में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, मिलिंद पनाहो क्या है? मिलिंद पनाहो क्या है? बौद्ध स्थल है, एक बुद्ध का नाम है, कला का बौद्ध नाम है, बौद्ध पाठ है? बताइए। तो मिलिंद पनाहो एक बौद्ध पाठ या ग्रंथ हम जिसे बोल सकते हैं, इंडिको ग्रीक शासन मिनेडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेना के संवाद के रूप में रचित था ये। ठीक है, तो ये क्या है? बौद्ध पाठ है आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो अशोक मौर्य रुमिनदेही स्तंभ के द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है इसका आंसर? ऑप्शन ए इसका सही होगा। मैं बता दूं आपको, 20वें वर्ष लुम्बिनी मतलब अशोक स्तंभ लेख से पता चलता है कि इनका जो 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम का निर्माण किया गया था। इनकी दीवार पर शिलालेख बनाई गई थी और स्तंभ खड़ा किया गया था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को पूरी तरह परास्त कर दिया था? कौन से? बॉडी वॉश की लड़ाई में, बक्सर की लड़ाई में, प्लासी या आयडर? बताइए फ्रेंड्स, 3 सेकंड आपके पास है, फटाफट बताइए। तो इसका आंसर होगा बॉडी वॉश का युद्ध 1760 में ये लड़ा गया था आपका। उसमें पूरी तरह परास्त कर दिया था अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं, संघ सूची में कितने मंदे हैं? बताइए कितने मंदे हैं संघ सूची में? आपके 97। कितने हैं? 97। और ये आपके किसमें? राज्य सूची में है। किसमें? राज्य सूची में 66। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी का 47 आपके जो है वो संवर्ती सूची में। किसमें? संवर्ती सूची में। बाकी इनमें से ये कुछ नहीं है। ठीक है, 99 ये सब ऐसे दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है? अधिक अनुकूलता, दृढ़ शक्ति, जनता का अधिक सहभागिता है, सत्तावाद की कम संभावना है? बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा, बताइए फटाफट बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा आपका? दृढ़ राज्य। शासन की एकात्मक पद्धति का मतलब होता है दृढ़ राज्य होना। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप समझ में आ गया होगा आपका। केंद्र सर्वोपरिकरण होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रजातंत्र की संसदीय कार्य प्रणाली में भारत का अंशदान क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? शून्यकाल। बताइए क्या होगा इसका आंसर? शून्यकाल ही इसका आंसर होगा। प्रजातंत्र की संसदीय कार्यप्रणाली में भारत द्वारा शून्यकाल की व्यवस्था शुरू की गई थी। ठीक है, इसका प्रारंभ औपचारिकताओं के रूप में लोकहित में सामाजिक महत्व के विषय को बिना सदन अध्यक्षता से पूर्वानुमति के सदन पटल पर रखने एवं चर्चाओं से हुआ था। ठीक है, तो आप इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं, हाँ, 1 घंटे का मतलब होता है शून्यकाल। इसमें आप ये भी समझ लीजिएगा, 1 घंटा का यहाँ पे बताया गया, शून्यकाल को बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो आपको मालूम है फ्रेंड्स, आपका जो ऐसे मान लीजिए आपका ये इस तरीके से आपका ये भारत का नक्शा है। ठीक है, जैसा बना हुआ है, इसे बोलते हैं फ्रेंड्स इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। इसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, दक्षिणी छोर को। इसे बोलते हैं बलांगू और इसे बोलते हैं सरक्रिक। याद कर लीजिएगा, देखिए क्वेश्चन से ही हम समझते हैं सरक्रिक। तो लास्ट वाला आपका दक्षिणी नोक क्या था? आपका इंदिरा कॉल। क्या था? इंदिरा पॉइंट, सॉरी। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका सी। कौन सा होगा ऑप्शन? निकोबार आइसलैंड में इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है वह है लद्दाख, पीर पंजाल? बताइए, आपने चारों आंसर पढ़ लिए होंगे, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका धौलाधर एवं पीर पंजाल। इसका ऑप्शन आपका होगा सी, धौलाधर पीर पंजाल के बीच ये कुल्लू घाटी स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आप पढ़िए, भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है किसे? अहमदाबाद को। ठीक है, अगर आपको ये जानना हो कि सर मैनचेस्टर बताइए कौन कौन से हैं, तो आपको मालूम होगा उत्तर का मैनचेस्टर आपका क्या है? कानपुर है। कौन है? कानपुर है। ठीक है, और आपका पूरब का मैनचेस्टर कौन है? अहमदाबाद है। ठीक है, या जिसे भारत का भी बोलते हैं, सॉरी ये वाला पश्चिम का मैनचेस्टर जिसे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगर पूरब का जानना चाहते हैं तो पूरब का आपका है कोयम्बटूर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से युग में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो भैया वो बल और दाब है। क्या है? बल और दाब। बल का सूत्र होता है बराबर है में
और दाब का होता है P बराबर आपका होता है W/T। तो इसका सूत्र जो है डिफरेंट आता है, मान भी डिफरेंट आता है, तो ये आपका नहीं है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो भैया बरसाती सीट कवर चादरें बनाने में सब में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एल्केन का सूत्र क्या होता है? बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर फटाफट दीजिए। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। इसका आंसर ऑप्शन होगा आपका बी, ठीक है फ्रेंड्स। N बराबर इसमें 1 बराबर 2 3 और एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, 1 2 3, ठीक है। ये सबसे सरल कार्बन हाइड्रोकार्बन होते हैं। मीथेन CH4 इस परिवार का सबसे पहला सदस्य होता है। CH4 इसमें सबसे पहला सदस्य होता है एल्केन में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस फैलता है? तो भैया इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक वायरस के रूप में काम करता है। सबसे पहले वायरस फैलाता है, फिर बैक्टीरिया उठते हैं, ठीक है। बाकी वगैरह सब जो होते हैं ये सब बैक्टीरिया से फैलते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं, भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक या ए और बी? बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट दीजिए। इसका आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा केंद्रीय बैंक आपका रिजर्व बैंक यानी RBI है, ठीक है फ्रेंड्स, RBI, ठीक है। और मैं बता दूं, कोरोना वायरस जो है वो आपका वायरस ही है, यानी ये पहले वायरस से फैलता है, फिर इसमें बैक्टीरिया होते हैं। जो अभी आपने सुना होगा, हम जैसे ही संपर्क में जाएंगे सबसे पहले क्या होगा, वो हमें मतलब एक तरीके से वायरस के रूप में हमें कीटाणु लगेंगे, फिर उससे बैक्टीरिया हमारे शरीर में धीरे धीरे फैलता चला जाएगा और बीमारी के लक्षण दिखने लगेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, भारत 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड। आपने रट्टा मार रखा होगा कि 2011 की जनगणना सर 130 करोड़ हमारी जनसंख्या भारत की है, ठीक है। अगर आप गूगल सर्च कर रहे होंगे तो 135 करोड़ आपने कई लोगों के मुँह से सुना होगा। हमारे मोदी जी जब भी इस भाषण देते हैं तो सदैव 130 करोड़ की जनसंख्या का चाड़ ही करते हैं, ठीक है। तो बताइए 2001 की जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या है हमारे भारत में? फटाफट इसका आंसर देखते हैं, कौन सबसे पहले इसका आंसर देता है, बताइए। तो इसका आंसर होगा 102.8 करोड़। यस, हमारे 2001 में यानी आज से 20 साल पहले की बात है, तब हमारे देश की जनसंख्या थी 102 करोड़ लगभग, ठीक है। 103 करोड़ भी मान सकते हैं। और हमारे 10 यानी 2011 में जनगणना हुई थी, उसमें थे 130 करोड़। कितने थे? 130। अब 2021 में जनगणना होगी तो अब देखते हैं लगभग कितनी जनसंख्या हमारे देश की बढ़ी है। वैसे मैं बता दूं, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहला बड़ा देश है कौन? चाइना। चाइना की जनसंख्या 145 करोड़ की है, ठीक है फ्रेंड्स। और मुझे ऐसी आशा है क्योंकि हमारे देश के भी इस समय 135 करोड़ एग्जैक्टली भी है, और 2021 में जनगणना के बाद हमें और भी कंफर्म हो जाएगी, हम चाइना के पास पहुंचते हैं, चाइना को क्रॉस करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं, आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज़ इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक, राइवन जैफ्रे, न्यूमैन, मार्क टूली। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर फ्रेंड्स बताइए, फटाफट बताइए। इसका आंसर होगा जॉर्ज ब्रॉक। क्या होगा? जॉर्ज ब्रॉक। ये आपका प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक थे जिन्होंने ये पुस्तकें लिखी थी, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडियन विंस फ्रीडम। मैंने बताया था एक आपको पिछले वीडियो में भी, मैंने आपको इस क्वेश्चन के कई अनेक टाइप्स दिखाए थे, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडियन बिन्स जहाँ भी दिखता है तो आप लगा लीजिए APJ अब्दुल कलाम यानी मौलाना अब्दुल कलाम जी को, इन्होंने ये पुस्तकें लिखी हैं बिन्स नाम से जितनी भी हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा भैया। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ साथ आपके मित्र, आपकी बहन, आपके भाई, आपकी जितने संबंधित आप जो जुड़े हुए हैं सारे पढ़ें, ठीक है। और ज्ञान भाई बांटने से ही तो बढ़ता है, सीधी सी बात है। चलिए नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइए। बिरजू महाराज की कत्थक है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई है, जाकिर हुसैन हारमोनियम है, अहमद अली खान सरोद है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो जाकिर हुसैन जो थे भैया वो तबला वादक थे, न कि हारमोनियम, ठीक है। जाकिर हुसैन कौन थे? तबला वादक, ठीक है, याद रखिएगा, तबला वादक, न कि हारमोनियम करता था, ठीक है। तो ये आंसर आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहा क्वेश्चन, अगला लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब। कह रहा है, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, बिहार से। बताइए फटाफट आंसर दीजिए। मैं इसका एक्सप्लेन भी करूंगा। तमाशा महाराष्ट्र से संगीत नाटक का प्रसिद्ध स्वरूप है। कहाँ से? महाराष्ट्र से है, ठीक है बच्चों। इसमें से स्थानीय घुमत रंगमंच समूह द्वारा व्यापक रूप से नृत्य और गायन का प्रदर्शन किया जाता है। तो ये कहाँ पे होता है? आपका महाराष्ट्र में होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूँ, ये हमेशा के लिए होता है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ से PDF भी मिलेगी, आपको लिंक भी मिलेगी अदर पार्ट्स की जो आपने छूट गए हैं, आपसे आपने नहीं पढ़े हैं, देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल है। याद रखिएगा, ये आपके क्वेश्चंस कहीं भी अछूते नहीं है, 100% आपको क्वेश्चन मिल ही सकता है। जनरल अवेयरनेस का इतना बड़ा रूप है कि कहीं ना कहीं से पूछा ही जाता है। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय माता दी, स्टे होम एंड सेव लाइफ, गुड बाय।